उनका तारुफ जो है वो क्या करवाऊँ मैं। एक अदब दोस्त शख्सियत हैं और एक पब्लिशिंग इदारे चलाती हैं और यकीनन उनकी बदौलत हम बहुत खूबसूरत किताबें जो हैं वो पढ़ पाते हैं। तो सेशन जो है वो हुरी के हवाले है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग महजूज होंगे। हुरी नूरानी। बहुत शुक्रिया फहमीदा। आज के हमारे सेशन में आप सबको खुश आमदीद। इस सेशन का नाम है उर्दू शायरी के दरख्शां सितारे और हमारे साथ ये दो दरख्शां सितारे हैं और इसके अलावा हम दूसरे दरख्शां सितारों के बारे में भी बात करेंगे। वो सितारे जिनसे इनका ज़िंदगी में कोई मुलाकात, कोई रिश्ता रहा हो, उसकी बात भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी आप दोनों के बचपन से। आप दोनों प्री पार्टीशन हिंदुस्तान में पैदा हुए, लगभग आपकी पैदाइश भी एक ही ज़माने की है, थोड़ी छोटी हैं किशोर आपा जी। तो मुझे ये पूछना था कि ज़हरा खाला, आप हैदराबाद दक्कन से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ की आपकी पैदाइश है। किशोर आपा का बुलंदशहर यूपी से ताल्लुक़ है। तो जब पार्टीशन हुआ तो आप लोग दोनों ही बहुत कम उम्र थे। तो इस पार्टीशन के हवाले से इसके आपके क्या तासुरात हैं, इसके आपके बचपन पे और बाद में आपकी याददाश्त पे, और क्या इसने आप पे असर छोड़ा? तो पहले ज़रा खला आपसे और फिर किशोर आपा आप। अच्छा चलें, किशोर आपा आप पहले बोल दें। बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मेरी आवाज़ चेक कर लो सारे लोग, आ रही? बस ठीक है। रूही बहुत बचपन की बात यह है कि पैदा तो मैं करारदादे पाकिस्तान के उसमें हुई कि मुझे पता नहीं था कि हो गई है। बचपन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज़रा आपा ख़त्म हुई थी, तो मुझे बचपन का जो पहली याददाश्त तो में है वो ये है कि ऊंची एड़ी की जूतियाँ, जो वहाँ से लंडा बाज़ार पहली दफ़ा शुरू हुआ, ऊंची एड़ी की जूतियाँ और वो पैराशूट जो इस्तेमाल हुए थे वो आए थे, जिसकी औरतें गरारे बना रही थी। ये थी बचपन की याद। उसके साथ एक और बचपन की याद ये कि चूँकि जंग ख़त्म हुई थी, राशन पे हर चीज़ मिलती थी, तो इजाज़त थी एक बोतल तेल की, क्योंकि अभी बिजली हमारे यहाँ नहीं आई थी, एक बोतल तेल घर में आ सकता था। तो फिर मैंने झूठ बोलना कहाँ सीखा। अम्मा ने कहा कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों के दोनों को एक एक बोतल लेके भेज देते थे और ये बताते थे कि ये मत बताना तुम बहन भाई हो, क्योंकि हर ख़ानदान को एक बोतल तेल की मिलती है। एक बोतल तेल की में हम लोग 4 बहन भाई बैठ के पढ़ते थे और एक बोतल तेल की बावर्ची खाने में इस्तेमाल हो जाती थी। ये तो इब्तदा है। अब इसके बाद आ जाइए 45-46, वहाँ उस वक्त पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हो गई और पाकिस्तान मूवमेंट का ये सिलसिला था कि हमें 47 से पहले 46 में एक ख़त मिला था किसी को कि कायद आज़म ने कहा है कि मुस्लिम लीग के लिए पैसे इकट्ठे करो। तो हम बच्चे जो थे हमने अपनी अपनी पॉकेट मनी 4 आने होती थी वो इकट्ठी की और वो मनी ऑर्डर करवा दिए और उसके जवाब भी आया था खुशी खुशी। और दूसरी बात ये कि औरतों को कहा गया था कि अपने अपने घर में आटा गूंदते वक्त एक मुट्ठी आटा निकाल दो और वो इकट्ठा करके सारी मुट्ठियाँ इकट्ठे करके हम बेच आए थे और उसके भी पैसे मिल जाते थे, मुस्लिम लीग में चली जाते थे। पार्टीशन के बाद जो चीज़ दूसरा फिक्रा, जैसे पार्टीशन के वक्त 2 चीज़ें मुतारिफ हुई हमें। एक तो अगवा होना, लड़कियां अलीगढ़ की सारी लड़कियां अलीगढ़ पढ़ती थीं
बहुत अगवा हुई थी। और दूसरा लफ्ज़ जिससे शनासाई उस वक्त हुई वो था शरणार्थी। यहाँ महाजिर कहा गया, वहाँ जो लोग गए थे पंजाब से, अब जिनसे शरणार्थी आए हैं, तो ये लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में बचपन में 7 साल की उम्र में दाखिल हो चुके थे। आगे अब ज़रा आप बचपन बताएंगी। आवाज़ आ रही है आप लोग? देखिए, तकसीम जो है, अब आप उसे हादसा समझें या नेमत समझें, जो भी है, अभी इसका फैसला 75 बरस के बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि घर के बुज़ुर्ग आंगन में बैठ के, मैं चूँकि हैदराबाद दक्कन में हम लोग रहते थे, तो वहाँ आंगन में सब लोग बैठ जाते थे और एक नाम हमारे कानों में आता था कि अब तकसीम होने वाली है। तकसीम किस बात की, ये हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आता था, क्योंकि हैदराबाद दक्कन में ये बात तय हो गई थी कि हैदराबाद अपना जो है अंदाज़ वो आज़ाद हैदराबाद रहेगा, ना वो हिंदुस्तान में जाएगा ना वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन वो अक्लमंद लोग ये नहीं समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। रफ्ता रफ्ता फ़िज़ा बदल रही थी। मैं अक्सर अपने घर की खिड़कियों में से रात के वक्त ये देखती थी कि कुछ आंगन के बड़े सहन में कुछ लड़के लकड़ियों से एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, बिनोट सीख रहे हैं या एक दूसरे को मतलब बच रहे हैं, मार रहे हैं। उस वक्त मेरी समझ में पूरी तरह ये नहीं आता था कि ये 15-20 लड़के क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाद में मेरी नानी ने मुझे बतलाया कि ये लड़के जो हैं, जब हिंदुस्तान की फ़ौजें आएंगी तो ये टैंकों का मुकाबला करेंगे। आज उस वक्त मेरी समझ में थोड़ी सी बात ये आई थी कि टैंकों का मुकाबला लकड़ियों से कैसे हो सकता है, लेकिन उन खेलने वालों की समझ में ये बात उस वक्त तक नहीं आई थी। फिर हुआ ये कि इनकलाब की आमद ज़्यादा ज़ोर शोर से होने लगी और हमें ये यकीन था कि हैदराबाद में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद में वो सब कुछ हुआ जो होना चाहिए था। मतलब हिंदुस्तानी फ़ौजों ने हैदराबाद पे अटैक कर दिया। उस सिलसिले में जब पाकिस्तान जाने की तैयारियां शुरू हो गई और लोग कहें कि अब जाओ पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा जो मुस्तैद थी पाकिस्तान जाने के लिए वो मेरी माँ थी। बाकी तो लोगों को सबको खौफ व ख़तर था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग आके अपना मशवरा देते थे। एक हमारी मिलने वाली हमारी माँ की आई, उन्होंने कहा भैया हमारे भाई ने तो एक अजीबो गरीब जगह बसा ली। उनका कौन सी जगह? उन्होंने कहा उसका नाम ही अजीब है, उसका नाम है टंडू आदम। अरे भला ये कोई नाम हुआ? कहेंगे भाई ऐसे इस तरह के कई कई नाम समझ में आ रहे हैं। कोई लायलपुर चला गया। भाई लायलपुर कौन सी जगह है? हमारी माँ बताती थी अरे लायलपुर बड़ी अहम जगह है, वहाँ तो अंग्रेज़ों ने आप पाशी का सिस्टम बनाया था। अच्छा, तो फिर कराची में सुना मट्टी बहुत होती है। अरे भाई मट्टी उड़ती होगी, समंदर भी तो है। अच्छा समंदर तो हमने, हाँ बम्बई में समंदर है, कराची में होगा। इस तरह की बातें हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे। जब आ गए पाकिस्तान पानी के जहाज़ से और केमाड़ी और दूर की रोशनियाँ और बांस और लंबे लंबे तार ये सब नज़र आए, तो हमने सोचा कि हाँ अब जहाज़ ठहर जाएगा, अब हम उतरेंगे। और जब हम उतरे तो हम तकरीबन बेहोश हो गए जब हमने एक ठेले के ऊपर अंगूर लदे हुए देखे। इसलिए कि इससे कबल हैदराबाद में हमने इतने ज़्यादा अंगूर ही नहीं देखे थे। और फिर ठेला देखा खुश्क मेवों का, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें अच्छी लगी वो ऊँट गाड़ी थी, क्योंकि ऊँट और गाड़ी का तसव्वुर था ही नहीं। सब बजाय इसके कि किसी की मोटर में बैठते या कहीं और। एक साहब बड़ी बस लेके आए थे, उसमें नहीं बैठे, हम सब बच्चे तो ऊँट गाड़ी में बैठ गए। और पहली दफ़ा हमने कराची की सैर की ऊँट गाड़ी में। क्या सड़कें, क्या खूबसूरत जगहें, ऐसा लगता था धुली हुई हैं, खाना गिर जाए तो खाना उठा लो, इतनी सफाई,
इतनी सफाई, ये नहीं मालूम था कि ये मंजिल जिसकी अब इब्तिदा हो रही है, इसकी इंतहा न जाने क्या होगी। एक गैर यकीनी की कैफियत मेरा को सोचा ही नहीं। जी मेरा ये किशोर आपा आपसे सवाल है, आप ज़रा खाला से भी होगा कि ये जो आपका बचपन था और ये जो बंटवारे का सारा जो आपका एक्सपीरियंस था, इसका आपने शायरी किस उम्र से शुरू की और आपकी शायरी पर इसका क्या असर हुआ? पहले तो ये सुन लो कि हम 47 में जिस 14 अगस्त को मिठाई बांट रही थी, उसी रात 12 बजे अब्बा जी को गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि वो मुस्लिम लीग के बुलंदशहर के सदर थे। तो हमारी ज़िंदगी में जेल बचपन में ही शामिल हो गया था उसमें, क्योंकि वो जब जाते थे भाईजान रोटी लेके उनकी, तो मैं अपनी पजामियाँ संभालती हुई उनके साथ हो जाती थी। और ये कि मैंने कई दफ़ा जेल के अंदर भी गई तो देख लिया। ये तो हो गया। अब अब्बा जी पकड़े गए और जनाब उसके बाद जो वो थे हिंदू ब्राह्मण, वो सब के सब हमारे अब्बा के दोस्त थे। उन सब ने प्रोग्राम बनाया कि ये बच्चे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बाप को पकड़ के ले गए हैं और वो लड़कियों को वो कत्ल कर देते हैं, लड़कों को कत्ल कर देते हैं और लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, इसलिए आप ट्रेन से नहीं जाएंगे। हम लोग उससे हम लोगों को 2 साल तक अब्बा जी 2 साल के बाद आए और फिर हम जहाज़ से आए। अच्छा, मैंने बुर्का ओढ़ा हुआ था तो 7 साल की उम्र भी बता दिया था, तो लेकिन वो बुर्का उतर गया। क्यों उतरा? कि टिकट 12 साल की उम्र तक आधी लगती थी, तो बुर्का पहनी हुई लड़की को तो आधी नहीं टिकट लगेगी अगर 11 साल 8 साल की है, तो इसलिए वो बुर्का वहाँ उतर गया। या पाकिस्तान आके दोबारा बाद में पहनाया गया। और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने अंगूर देखे और मैंने अनारकली देखी, और अनारकली में लड़कियों के तस्वीरें बनी देखी, स्टैचूज़ खड़े हुए देखे, तो मैं अजीब व गरीब शख्सियत थी। और हम 2 साल के बाद अब्बा जी आए और उसके बाद हमें कोई घर मिला। हम खाला जान के यहाँ एक कमरे में 7 बहन भाई, 2 मियाँ बीवी, एक कमरे में, बड़ा कमरा था, लेकिन हम सब सिर्फ पलंग आ सकते थे, उसमें मूवमेंट भी नहीं हो सकती थी। ये हमने गुजारे। इस गुजारने में मैं ज़रा बस इस पे बदली, इस गुजारने में चूँकि ये मना था कि कज़न से बातें नहीं करनी, और हर तरफ कज़न ही कज़न थे, तो इसलिए अदीब फाजिल का कोर्स आ जाता था, आले अहमद सरूर की किताबें आ जाती थीं, बहिश्ती ज़ेवर आ जाता था। बहिश्ती ज़ेवर तो बचपन में इतना दफ़ा पढ़ा था कि डटा हुआ था। और फिर डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ने को अम्मा कहती थी और मैं कहती थी मैंने कुछ और भी पढ़ना है। तो शायरी वगैरह भी इसलिए कहते थे कि शायरी मुशायरे हमारे सब सुनते थे। अम्मा की गोद में बैठ के मैंने पर्दे में बैठ के, चिक लटकी हुई है उसके पीछे बैठ के मुशायरे अलीगढ़ के, मेरठ के और बुलंदशहर के, ये सारे मुशायरे मैंने सुने हुए थे। क्योंकि जब जगन्नाथ आज़ाद को मैंने बताया कि मैंने आपका एक शेर याद है, तो उन्होंने कहा ये मेरी पहली गज़ल थी। हाँ। तो ये हमारा आगाज़ पाकिस्तान आने के बाद। अब आप आ जाइए ज़रा खाला, सॉरी, मैं जो ये सवाल है इसमें मुझे ये भी ख्याल आता है कि आपका जिस घराने में पैदाइश हुई, ज़रूर उसका बहुत गहरा फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रहा होगा, जब भी आपके ख़ानदान के इतने लोग इस कोई शायर है तो कोई ये तो आर्ट में है, कोई लिख रहा है। इत्तेफाक की बात मैं समझ सकती हूँ इसको, या कुछ अल्लाह की तरफ से ये हुआ। लेकिन ये बात यकीनी है कि जब शेर व शायरी की जो समझ है वो बहुत कम उम्री ही से बच्चों में आती है। मसलन शेर का पढ़ना, ये हमें कोई, मेरे ख्याल में मुझे तो 4-5 बरस की उम्र से बिल्कुल मैं सही शेर पढ़ रही थी। इसकी वजह ये थी कि एक तो कानों में शाम में जब लोग बाहर बैठते थे तो बजाय इसके कि मालो असबाब की बात हो, मतलब दौलत की बात हो, कुछ हम लोग बैतबाजी किया करते थे, एक दूसरे को शेर सुना रहे हैं। फिर हमारे नाना हमको टोकते थे कि देखो ये लफ्ज़ यूँ नहीं है, यूँ है, इसको इस तरह पढ़ना चाहिए। तो ये मैं आजकल जब लोग मुझसे पूछते हैं कि गलत शेर पढ़ रहे हैं या शेर पढ़ना नहीं आता, टीवी पे भी मैं देखती रहती हूँ,
सब लोग गलत शेर पढ़ते हैं। तो ये है कि ये आता है कोई 4-5 बरस की उम्र से, ये आ गया था। उसके बाद जब हम पाकिस्तान आए और तरह तरह के नशेब व फराज से गुज़रे, वालिद की मौत, नाना की मौत, हम लोग अकेले रह गए, माँ और नानी और हम बच्चे। लेकिन इस मामले में मैं अपनी माँ को बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ याद करती हूँ कि उन्होंने नहायत बशाशत से ये दौर गुजारा और हम सब से ये कहा कि आज का दिन ख़राब है लेकिन कल का दिन शायद इससे बेहतर होगा। और आज जब ये उम्मीद ख़त्म हो गई है तो मुझे अपनी माँ का जुमला याद आता है कि आज का दिन थोड़ा ख़राब है, कल का दिन इससे बेहतर होगा और परसों इससे बेहतर होगा। चाहिए। अब मैं अपनी माँ का किस्सा सुनाऊँ। मेरे नाना मजिस्ट्रेट थे, लेकिन मौलवी सैयद घराना, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लड़के सब अलीगढ़ जाते थे। अम्मा मेरी ने कहा कि मैं अपनी बेटी, ये पहली दफ़ा उनके ख़ानदान में, सैयद ख़ानदान में ये पहली दफ़ा हुआ कि बेटियों को पढ़ाना है। नाना अब्बा ने आके कहा तुम अगर बेटियों को पढ़ाओगी तो मेरे घर मत आना। दूसरी बात भाई अब्बा जी ने कही मैं तुम्हें जितने पैसे महीने के देता हूँ उतना ही दे दूँगा, लेकिन मैं पैसे नहीं बढ़ाऊँगा। अम्मा का हौसला देखें। अम्मा ने कहा मैं आधी रोटी खिला दूँगी इसे, लेकिन बेटियों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। और ये पढ़ाना शुरू किया था कि मैं अलिफ बे से यहाँ तक पहुँच गई जो आपके पास बैठी। आपने अपनी तालीम मेरा ख्याल से पाकिस्तान आने के बाद मुकम्मल मैं की? वहाँ से 7वीं करके आई थी, यहाँ आके 9वीं क्लास में 2 साल रहे हुए, फिर 9वीं क्लास में दाखिला मिला। जब 2 साल के बाद तो हमें घर में लाए। और उसके बाद क्योंकि अब्बा जी ने एक बात कह दी थी कि हमने आके जो जायदाद यहाँ छोड़ के जा रहे हैं उसका इफ्जाना लेने के लिए हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। और 2 साल तक पैसे नहीं आए थे, इंडिया पाकिस्तान के भी मनी मैटर्स तय नहीं हुए थे। जब आ गए तो फिर उन्होंने दाखिला दिलवाया। किशोर, हाँ सॉरी, आप कहीं मैं किशोर आपा से ये पूछ रही थी कि इन्होंने कहा है ये बहुत कम इन्होंने मुशायरों में हिस्सा लिया शुरू में, तो इसकी क्या वजह थी? नहीं, मैं तो फिर इसे अगर ये बात करनी है तो ये कि ज़हरा आपा करें। ज़हरा आपा को मैंने अभी मैं 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भाईजान के साथ गई थी मुशायरा अटेंड करने, इसलिए कि इनका नाम सुना था कि एक खातून आ रही है, ये नहीं पता था कौन आ रही है। और उसके बाद जब इन्होंने पढ़ा 1 2 3 शायद 4 गज़लें थी वो पढ़ ली, तो उसके बाद मुशायरे में लोगों ने हफीज़ जलंधरी, फैज़ साहब, जो भी शायर थे, एहसान दानिश, सबको सुनने से मना कर दिया। कहा कि हम उसी खातून को सुनना चाहेंगे। तो ज़हरा आपा ने एक दफ़ा और सुना दी सारी गज़लें। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास यही गज़लें थी, मैंने सुना दी। फिर मुशायरा आगे बढ़ा। लेकिन मेरे लिए क्या बात थी कि मैं जब भी जाती थी बस स्टॉप पे तो सूफी साहब खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लोग को रहे हैं ये जो लड़की ने कल शेर पढ़े थे वो उसके अपने लिखे हुए तो नहीं लगते थे। तो सूफी साहब बिल्कुल नहीं कह रहे कि नहीं उसी के लिखे हुए होंगे। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था और इस गुस्से ने मुझे शायर बना दिया। तो इसी बात से फिर मैं ज़रा ख़ाला आपकी तरफ आऊँगी भाई कि देखिए ये बात तो तय है कि उस ज़माने में बहुत मुश्किल थी, इस ज़माने में भी मुश्किल है कि ख़वातीन का शेर कहना, शेर पढ़ना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, ये बात तो तय है। अब इसकी बड़ी लंबी वजूहात भी हैं कि कहाँ तक शायरी जाके किस तबके में ज़्यादा मकबूल हो गई थी। और अब ये कि सब लोग यही समझते थे कि भाई कोई लिख के देता है इन लोगों को, ऐसे कहाँ ये पढ़ेंगी शायद, कौन लिख के देता है उसकी तफ्तीश करो, ये करो वो करो। मैंने बल्कि पिछली दफ़ा लाहौर में भी ये किस्सा सुनाया कि एक पढ़े लिखे मोतबर साहब ने मुझसे 2 दफ़ा सवाल किया कि आप क्यों नहीं मान लेती कि आप अपने नाना की शेर पढ़ती। मैंने कहा भाई मैं अपने नाना की शेर नहीं पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें पता है वो आप मान लीजिए ना, आप अच्छी तरह पढ़ती हैं, आप अपने नाना की शेर पढ़ती हैं। तो तंग आके मैंने उनसे कहा था कि भाई मेरा कसूर माफ़ कर दें आप, मैं आपके नाना के तो शेर नहीं पढ़ती, अपने नाना के पढ़ती हूँ, मेरा दिल चाहे अब मैं क्यों बताऊँ आपको। इस तरह का भी हुआ। फिर मुझसे ये भी एक मीटिंग में कहलवाया गया कॉन्फ्रेंस में कि आप इस मौजू पे शेर लिखिए, कुर्सी पे लिखिए, दरवाजे पे लिखिए, वो भी मैंने जोड़ के बताए।
लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये शेर लिखती। तो ये हर खातून के साथ होता है। फिर उसके बाद ख़ानदान वालों ने मुझ पर बड़ी मुश्किल से तो इजाज़त मिली थी। फिर ये कहा कि भाई ये मैं नहीं लिखा करूँ, हम लिखना। हाँ हम लिखो, हमसे बात छुपी रहती है। अब मैं बैठी हूँ तेरे इंतज़ार में, अरे भाई तुम किसके इंतज़ार में बैठी हो? अरे भाई हम बैठे हैं तो वो बात छुपी रहेगी। तानीस के सीगे से भी गुरेज करो, ये करो वो करो, ये छोटी मोटी पाबंदियाँ थी। लेकिन मैंने तो एक मशायरा ऐसा पढ़ा है कि जो मैं ज़िंदगी में पूरी कभी भूल ही नहीं सकती। मुझे याद है वो। एक मशायरा मैंने ऐसा पढ़ा जो अफवाह के ज़रिए एहतमाम, जब मैं इस बज़्म अमल स्कूल था, अभी भी शायद हूँ, आज 7वीं 8वीं में पढ़ रही थी। मेरी स्कूल की टीचर ने कहा, अफवाह ने एक मशायरा किया, इफ्तिखार तुम शायद उस ज़माने में नहीं आए थे। नहीं, ये बहुत में तो उन्होंने ये किया कि ऐसे ही स्टेज पे, आधे स्टेज पे कनात लगा दी, इधर औरतों को बिठा दिया और इधर मर्दों को बिठाया। अब इधर मर्द बैठे, इधर औरतें, बीच में कनात। पर्दे में मशायरा हो रहा, मर्दों में सिदारत कर रहे हैं हाशिम रज़ा, और अजीब व गरीब माहौल मशायरे का। वहाँ से एक खातून चीख रही हैं कि भाई कमरुद्दीन बच्चे को संभालो, ये रोए जाता है। अब वो कनात के पीछे से आके बच्चे को गोद में ले रहे हैं, इधर हम शायरी पढ़ रहे हैं। कुछ अजीब व गरीब माहौल था उस मशायरे का, क्योंकि एक दूसरे के सामने नहीं पढ़ सकते, पर्दा सख्त है। उसमें ज़रीफ़ जबलपुरी साहब ने शेर पढ़ा कि मैं तो अच्छा, उधर हाशिम रज़ा सदारत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तो शायर हूँ, जहाँ चाहो बिठा रखो मुझे। ये सितम की बात है, हाशिम रज़ा पर्दे में है। तो हाशिम रज़ा उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची। हमने अजीब व गरीब मशायरे पढ़े, पर्दे में भी पढ़े, बग़ैर पर्दे के भी पढ़े। फिर किसी ने कहा बुर्का पहन के मशायरा, वो मैं अड़ गई। मैंने कहा मैं बुर्का पहन के मशायरा नहीं पढ़ूँगी। फिर मेरी मशायरे की वर्दी सिलवाई गई कि तुम ये पहन के पढ़ो। मैं बताती हूँ। अब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ होगा, सुन ले आप। मुशायरा बुरके में तो नहीं पढ़ती थी मैं, लेकिन ये कि मैं कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से पढ़ने जब जाती थी तो पहले लेडीज़ रूम जो था गवर्नमेंट कॉलेज का, उसमें बुर्का उतार के रख के, और फिर मैं हिस्सा लेती थी डिबेट्स में भी और मुशायरे में भी, दोनों में। और घर वालों को भी ये नहीं पता था कि मैं शेर भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं रात के 12 बजे के बाद बैठ के शायरी पढ़ती थी, जो कि अम्मा ने तरीक़ा इख्तियार किया था कि सब बाकी सो जाएं तो मैं रात को पढ़ती थी। और अम्मा गाजर का हलवा बना के हर एक के लिए अलग अलग रख देती थी कि ये रात को बैठ के पढ़ती है। और उसके बाद पढ़ने के बाद जो प्राइज़ मिलता था वो लेके मैं जब घर आती थी तो घर आके अम्मा कहती थी, आ गई हो ख़ानदान का नाम उछाल के। और उसके बाद जो अवार्ड होता था उसको मैं या तो आटे के कनस्तर में डालती थी या डस्टबिन में डालती थी कि इनको नज़र न पड़े। बड़े दिन के बाद जब उन्होंने वो देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो इससे मिले मर्द भी आने लगे हैं, इस घर में मर्द गैर मर्द नहीं आते थे। हुआ ये कि सूफी साहब घर आ गए। हाँ, सूफी साहब घर आ गए। अब मैं शागिर्द हूँ उनकी, उन आके कहते वो 10 तेरी माँ ने की पकाया है। मैंने कहा बताया मैं, साबत मसर पकाए। अच्छा, उन्होंने फ़ौरन कटोरी ली और उसके अंदर बघार लगा के उन्होंने कहा था मुझे ला के दो, उन्होंने ला के दिया। तो सूफी साहब ने वहीं खड़े खड़े, जो उनकी एक टिपिकल आदत थी, यूँ करके खाना शुरू किया। यूँ करके खाना शुरू किया तो माँ मेरी ने माँ से पकड़ लिया, कहने लगी ये होता है पढ़े लिखे लोगों में कि खड़े होकर वहीं पे खाना शुरू कर दो। मैंने कहा बेसाख्ता आपका खाना इतना मज़ेदार होगा। ये बहुत दफ़ा सुनने को मुझे मिला सूफी साहब की वजह से, लेकिन सूफी साहब के ज़रिए अभी ये बताएंगी बाकी। और कि मुझे दुनिया की सारी शख्सियात, दुनिया के सारे अदीब, इसमें तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी तक में मुझे उनके घर मिलते थे। मैं हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते थे और ये कभी बात कर रहे हैं तो फैज़ साहब से लड़ाई हो रही है कि तू तो हर एक चीज़ जो है वो रूसियों को देने को तैयार हो जाते हैं, तो ये भी नहीं दिया। तो ये परियां भी कहती है वहीं आती है, सूफी साहब कहते और फैज़ साहब कहते थे नहीं ऐसे है, ये है, वो है, आराम से। लेकिन बड़े मज़े की आपस में सबकी बातें होती थी और हम बैठ के कभी कभी नोट करते थे और कभी कभी सिर्फ खाली बैठ के। उसके बाद सूफी साहब कहा करते थे मुझे चल जाके खाना लगवा। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी बहनों को कहा और अम्मा को कहा, ये देखो लोग सारे सीखो कोफ्ते किस तरह बनाने ने, शाही टुकड़े किस तरह बनाने ने, कबाब किस तरह बनाने ने, बिरयानी किस तरह बनानी है,
और मैं अम्मा से सीख सीख के आके वहाँ उनको सबको सिखाती थी और मैंने कश्मीरी खाने बनाने उनके घर से सारे सीखे। तो देखें, खुद ब खुद बात आ गई उन दूसरे दरख्शां सितारों की जो आपकी ज़िंदगी में आए। ज़हरा खाला। सबसे अच्छी बात जो मुझे याद है और अब तक मैं एक एहसास है दिल में इस बात का, और बड़ा अच्छा ख्याल आता है जब सोचती हूँ कि पूरी शायर बरादरी ने बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ मुझको वेलकम किया था। मुझे किसी शायर ने कभी कोई बात ऐसी भी नहीं कही जो मुझे ज़रा सी भी नागवार गुजरी हो। उस ज़माने में देखिए, मजरूह साहब थे, अली सरदार जाफरी साहब थे, ये पूरा तरक्की पसंदों का हरावल दस्ता जिसे कहना चाहिए, उसके साथ हमारे साथ मैंने उनके साथ मशायरे पढ़े। इधर जिगर साहब जैसे, मैंने तो बल्कि यगाना भी उस वक्त ज़िंदा थे लेकिन मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि वो जा चुके थे शायद। जिगर साहब थे, फ़िराक साहब थे, जोश साहब थे, इन लोगों के साथ मैंने मशायरे पढ़े जो बहुत मेरी टांगें कांपती थी कि अल्लाह, ये फ़िराक साहब के सामने मैं कैसे पढ़ूँगी। लेकिन फ़िराक साहब ने, जोश साहब ने, एक दफ़ा जोश साहब ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे शेर की दाद दे रहे हैं और तुमसे 2 पोरे सलाम नहीं होता। तो मैंने कहा कि मुझे जिगर साहब ने मना कर दिया था कि जब तुम जाओ तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है झुक झुक के सलाम करने की। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों जिगर साहब, ये बुरी बात है? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, अल्लाह ने तुम्हें औरत बनाया है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है झुक झुक के सलाम करने की। तो मैंने कहा फिर इजहार तशक्कुर कैसे हो? तो उन्होंने कहा सर की खफीफ जुम्बिश से भी इजहार तशक्कुर हो सकता है। और एक बात उन्होंने मुझसे और कही, देखिए उस ज़माने में औरत की इज़्ज़त का लिहाज और उसकी यानी इस तरह की नसीहत, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। इस तरह से एक उन्होंने कहा, लोग तुमसे कहेंगे मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद, एक आध दफ़ा पढ़ दो, फिर अपना दिल चाहे तो पढ़ो और अपना दिल ना चाहे तो मुकर्रर इरशाद पे ध्यान मत देना। ये छोटे छोटे आदाब व लवाजिम जो थे मशायरे के, ये मुझे जिगर साहब ने सिखाए। और हमेशा वो हर साल आते थे पाकिस्तान और बड़ा उनका क़याम रहता था यहाँ। हर साल मुझको 10 रुपए दे देते थे, हर साल। और वो 10 रुपए आप यकीन मानिए कि मेरे लिए इतनी बड़ी रकम होते थे उस ज़माने में कि मैं न जाने क्या क्या ख़रीद लेती थी। तो और कई दफ़ा ये भी हुआ कि 10 रुपए का नोट मैंने अपनी किसी किताब में रख दिया। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि अम्मा मेरी कुछ तरक्की हो गई है। तो मैंने कहा चलो मुबारक हो। फिर उसने कहा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि निज़ामी प्रेस वाला दीवान गालिब जो आपने मुझे दिया है उसमें 10 रुपए का एक नोट रखा है। मैंने कहा भाई ये देख ले उस पर दस्तखत किसके हैं? तो उन्होंने कहा उस पर दस्तखत तो कोई शुजात अली हसनी साहब के हैं। अरे मैंने कहा ये तो जिगर साहब का दिया हुआ है। तो बेटा तुम्हारी तरक्की की वजह तो मुझे मालूम हो गई। तो उसने कहा कि आपके ख़्याल में मेरी तरक्की में मेरी मेहनत और मेरी लियाकत का कोई दखल नहीं? मैं टेलीफोन की लाइन पे, उलझी सुलझी लाइन पे, मैं उसे कैसे समझाती कि बुज़ुर्गों की तबर्रुक के क्या असरात होते हैं। और मेरा दिल किस तरह से इस बात का यकीन करता है कि उसकी तरक्की में जिगर साहब के 10 रुपए के नोट का बड़ा हिस्सा है। और हुस्न सलूक का फंदा एक ऐसा फंदा है जिससे गिरफ्तार का दिल कभी बाहर निकलने को चाहता ही नहीं। और मैं भी जिगर साहब के उस हुस्न सलूक के गिरफ्तारों में हूँ, थी और रहूँगी। बंद है माइक। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ लिए कि अभी शादी नहीं हुई थी, जब शादी के बाद बहुत कम पढ़े। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैंने कम इसलिए पढ़े कि मैं उस ज़माने में दफ्तर 7 बजे लगता था। मैं नौकरी करने लगी थी, मास्टर्स जब किया था, उस मास्टर्स अभी पूरा नहीं हुआ था कि नौकरी करने लगी थी, वो भी ओवर पड़ जाती क्योंकि वो शादी हो गई थी अचानक। शादी क्यों अचानक हो गई थी? इसलिए कि हम सैयद और वो कश्मीरी दोनों ख़ानदानों की लड़ाई हो गई थी।
तो हमसे दोनों नाराज़ थे। तो मैं ये कहती थी कि भाई अगर रात को 2-3 बजे मैं मुशायरा पढ़ के वापस आऊँगी तो मैं 7 बजे दफ्तर कैसे जा सकती हूँ। तो मैं मुशायरे पढ़ने एक तो इस वजह से छोड़े, दूसरी वजह जिसकी वजह से मैंने मुशायरे छोड़े कि मेरे सामने जो शायरात बनी हुई थी वो शेर पढ़ने आती थी और वो तरन्नुम से पढ़ती थी और लोग उनको बहुत दाद देते थे और होता था। और फिर सबको पता चल गया था थोड़े थोड़े दिनों में कि कौन किसको लिख के देता है, कौन किसकी शायरात थी। अभी तक हिंदुस्तान में तो ये बहुत बड़ी फ़िज़ा है, वहाँ पे तो सब शायरात बनी हुई हैं एक दो के अलावा। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, इसलिए मैं नौकरी भी करती रही, मुशायरा नहीं पढ़ती रही, अलबत्ता शेर कहती रही। मैंने इनके लिए तो बहुत से असबाब नेक थे, मेरे लिए असबाब नेक नहीं थे। मतलब जब नासिर नहर सुएज़ पे नासिर ने कब्ज़ा किया है और उस वक्त उसको हटना पड़ा तो हम लोगों ने जुलूस निकाला, उसमें सलीमा शामिल थी, मैं भी शामिल थी, हम सब के सब थे। हम लोग सब के सब कॉलेज से देखने के लिए गए भगत सिंह की कोठरी कौन सी थी जेल में, क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने भगत सिंह का वो जेल था और जेल में हम वो देखने के लिए गए। तो इसलिए हम मेरी साइकी और मेरी लुगत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं किश्वर से कहूँगी कि इनकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से। किश्वर, वो अदम साहब का किस्सा सुना दो, तुम्हारे बच्चों को जो उन्होंने रुपए दिए वो फिर अब्दुल हमीद अदम साहब वाला किस्सा। वो नहीं कहीं है वो जो तुम्हारे बच्चों को पहले पैसे दिए और फिर खुद ही ले गए पैसे। तुमने अपनी किताब में लिखा है, बड़ा अच्छा किस्सा है, वो सुना दो। आप बंद कर दिया आपने माइक, उसको खोल दो पहले, उसको बंद है बटन दबा दो। हाँ, अदम साहब के पास जब पहली होती थी तो चमचे उनके जो थे वो आ जाते थे, वो तनख्वाह अपनी बांट देते थे। तो घर पैसे भेजने को कुछ नहीं होता था। लेकिन इसी अरसे में वो एक दिन सुबह रात के कोई 2 बजे थे, दरवाज़ा खटखटाया हुआ। तो उसके बाद अदम साहब ने कहा कि ओ सुने पुत्र हो है। यूसुफ ने कहा हाँ बेटा हुआ है। तो और दिखा मैं देखा क्या हो गया है। मैंने कहा वो सो रहा है। नहीं मुझे चुप कर जाओ, दिखा दो। नहीं, लेकिन फिर पहले अदम साहब ने कहा पहले तू रिक्शे वाले को पैसे दे। रिक्शे वाले ने पैसे दे दिए। बेटे को लेके गए तो बेटे को देख के कहते बिल्कुल प्यारा है तेरी तरह, एन भी 10 रुपये दे। तो ये एक अदम साहब की तहरीक थी कि सिलसिला था कि वो किया करते थे। और वो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हम रॉयल पार्क पे रहते थे तो आवाज़ आई बाहर से टैक्सी खाली है, टैक्सी खाली है। यूसुफ ने कहा ये तो अदम साहब की आवाज़ है। तो हम निकले बाहर तो देखा जो वहाँ पे एक वो था पेट्रोल पंप की दीवार को पकड़ के कह रहे हैं कि टैक्सी खाली है। तो फिर यूसुफ ने कहा हम इन्हें घर छोड़ के आते हैं, देखो और ना इस तरह खड़े लेके हम उनको चले। तो अब हमने टैक्सी ली क्योंकि उस वक्त हमारे पास भी गाड़ी नहीं थी। अब उन्हें उतार रहे हैं, कह रहे उतरे, नहीं नहीं तुसी जाओ मैं चले जाऊँगा, तुसी जाओ मैं चले जाऊँगा। अदम साहब उतरो, सी टैक्सी लेके जाना है वापस। इतनी देर में उनका पूरा ख़ानदान आ गया और उनको मारते हुए पकड़ते हुए अंदर ले गए। अब हम बड़े बिल्टी हुए कि यार ये अदम साहब ये कर रहे। अभी टैक्सी वापस हो रही थी तो अदम साहब इधर आओ, मैं तन किया सी पराठे खवाऊँगा, आओ पराठे खाओ। बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई। तो इस तरह के मासूम लोग थे, बहुत अच्छे, बहुत मासूम अच्छे, लोग थे। बहुत अच्छे। ज़रा खाला, आपका हम सबको पता है कि फैज़ साहब के साथ बहुत लंबा आपका रहा साथ लंदन में भी, लेकिन और उसके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं आपसे। लेकिन जैसे नासिर काज़मी हैं, अहमद मुश्ताक साहब हैं, इनसे आपकी मुलाकातें, इनके साथ आपका? मेरे ख्याल में तो मैं तो इन लोगों को सबको जो ये इस दौर के जो थे, जैसे नासिर थे या अहमद मुश्ताक थे या और इस तरह के हमारे तुम्हारे ज़माने के, तो इनको तो किश्वर का तो रात दिन इनके साथ था। मैं तो कभी कभी आती थी तो फिर इनसे मेरी मुलाकात हो जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। ख़ास तौर से मैं जब सुनती थी उनके अशार और पढ़ती थी। नासिर के साथ तो बहुत अच्छा था और उनके शेर मुझे बहुत याद थे, मैंने उनके शेर पढ़े भी बहुत हैं। और उसमें उसके बाद लंदन का जहाँ तक सवाल है तो लंदन में तो हमारा और इफ्तिखार का साथ उनके साथ बहुत रहा है और उर्दू मरकज़ की वजह से भी। और ये कि बहुत हम लोगों के एक ही ज़िया-उल-हक़ ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम किया था
कि फैज़ साहब को बाहर भेज दिया था, वो हम लोगों ने किस वजह से, तो बहुत ही अच्छा था। तो बंद है माइक। फैज साहब ने इंडिया जाना था, तो जाने के लिए उन्होंने परमिशन लेनी थी, क्योंकि उस वक्त तक वो सरकारी मुलाजिम थे और वैसे भी इधर। तो उन्होंने कहा ज़ियाउल हक साहब ने कि उन्हें कहो मुझसे मिल लें। अब हम सब नाराज़ हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन गए वो मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों जाना चाहते हैं इंडिया। उन्होंने कहा लोग बुला रहे हैं, मुशायरे पढ़ेंगे, शेर सुनाएंगे, तो मजमा होगा। मजमा होगा, लेकिन आप करें, आप एक एक बंदे को अलग अलग शेर सुनाते जाएं ताकि मजमा ना हो आपके इर्द गिर्द। उन्होंने कहा अच्छा जैसे आप कहते हैं कर लूँगा। तो फिर इजाज़त था उन्हें मिला था जाने के लिए। लेकिन यही फैज़ साहब, जब मैंने गज़ल लिखी, कुछ यूँ भी जर्द जर्द सी नाहीद आज थी, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था, तो फैज़ साहब ने मुझे कहा ये तुम औरतों वाले शेर क्यों कहने लगी हो। मैंने कहा मैं औरत हूँ इसलिए कहती हूँ। अच्छा, फिर बाद में फिर फहमीदा आ गई, फहमीदा ने भी की नज़में लिखी। तो फिर ये एक तरतीब चल गई कि लहजा क्या है, फेमिनिज़म क्या है, बातें क्या हैं, हम इधर चल पड़े। और मुझे जो बहुत खुशी हुई पाकिस्तान आने के बाद, ज़हरा आपा ने नए तर्ज की सब वो गज़लें, वो नज़में लिखी जो हमारे ऊपर बला बन के ज़ियाउल हक के ज़माने में औरतों का अगवा करना, रेप करना, ये करना, सो करना, ये सब चीज़ें तारी हुई थी। ज़हरा आपा ने उस चीज़ों पे नज़में लिखी। इन्हें अपनी गज़लें भूल गई। उन्हें ये मौज़ूआत जो पाकिस्तान के थे, जिन पे हम लिखते थे, वो बहुत पसंद आए। बहुत अच्छी नज़में इन्होंने लिखी। नहीं, मैं यही कहती कि फैज़ साहब का जो ज़माना था लंदन का, अजीब व गरीब ज़माना था वो। उनको अपने बच्चे भी याद आते थे, लेकिन कभी कहा नहीं, खामोश हो जाते थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैंने इतना कुशादा दिल शायर कम देखा है, दर्दमंद और कुशादा दिल। यानी किसी के लिए कभी कोई बुरा लफ्ज़, कम से कम मैंने तो कभी उनकी ज़बान से नहीं सुना। एक दफ़ा हम लोग बैठे उनसे पीछे पड़ गए कि ये आपका पोज़ है कि आपको कोई बुरा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जवाब भी नहीं देते। कहने कि भाई हम तो अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं। भाई कहाँ है वो स्विच, हमें भी बता दीजिए, हम भी स्विच नहीं। वो उसके लिए ज़रा मेहनत करना पड़ती है भाई, वरना स्विच ऑफ कर लेते, हम सुनते ही नहीं। एक दफ़ा मैंने कहा कि फ़लाँ आए, सीनियर हमारे शायर थे बहुत, वो आए, उन्होंने फैज़ साहब के लिए कुछ गलत बात की। तो मैंने कहा कि वो टाई बांध के जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले वो हमारे सीनियर शायर आए, उनसे मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा आप मत जाइए भाई, वो आपके लिए पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। उनका तुमसे किसने कहा? मैंने कहा मैंने खुद सुना। तो उन्होंने कहा तुम ऐसी बातें सुनती क्यों हो? उन्होंने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम रख दिया इसका कि मैं ऐसी बातें सुनती क्यों हूँ। इससे उनके कुशादा दिली का, बड़ेपन का एहसास होता है। क्या अच्छा, किस तरीक़े से उन्होंने हम लोगों के साथ बर्ताव किया। हम लोग भी, यानी मतलब साक़ी हमारे दोस्त थे मरहूम, अल्लाह रहमत में रखे अपने, वो बाज़ वक्त मुश्तइल हो जाते थे। तुम्हें याद है इफ्तिखार कि जब उन्होंने फैज़ साहब की नज़्म रकीब सेब के ऊपर कितने हंगामे मचाए कि बस 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 यहाँ नज़्म ख़त्म हो गई, अब आप मत पढ़िए। उन्होंने कहा अगर साक़ी को नहीं पसंद तो नहीं पढ़ते। अगर कोई और शायर होता तो कितना गुस्से में आता कि भाई तुम हमारी नज़्म पे क्यों टोक रहे हो हमको। बिल्कुल नहीं, उनका तुम आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं। बंद है आपका माइक, बंद है। महीने पहले तो उन्होंने सलीमा को कहा कि किश्वर को कहो कि मेरे पास आके मेरी बात सुन ले। तो उस वक्त उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कान अपना उनके होंठों के पास ले जाना और सुन लो। तो फैज़ साहब ने कहा कि वो जो नई शायरी की बातें तुम करती हो, वो सब शायरों की किताबें मुझे ला दो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ूँगा ताकि मुझे भी पता चले नए ट्रेंड्स क्या हैं। चले, वो बात आई गई हो गई। उन्हीं दिनों में उनकी सालगिरह भी आ गई थी। और एक शायर साहब थे इंडिया से, कोई पता नहीं, वो आज़ाद गज़ल लिख रहे थे। तो वो उन्होंने ज़िद की कि मुझे फैज़ साहब के पास ले चले। मैंने कहा आज तो उनकी सालगिरह है, जा रहे हैं हम लोग। तो वो उनको ले गई। तो फैज़ साहब ने उस आज़ाद गज़ल सुनते ही कहा लाहौर पला हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको नए शायरों की चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है।
उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा, हम इस मूड में शायरी नहीं कर सकते, हमारा दौर और था, ये अब नया दौर है। कमाल बात ये है कि उन्होंने किसी को कंडेम नहीं किया। उन्होंने इफ्तिखार जालिब को सुना बैठ के, उन्होंने अहमद हमीद को बैठ के सुना, उन्होंने मुबारक अहमद जो नई नई नसरी नज़में कहने शुरू हुए थे उनको सुना। और उसके बाद ये कि हमेशा जब जालिब की हम बहुत तारीफ़ करते थे तो जवाब में कहते थे भाई उनका ज़माना है, हम ऐसी इनकलाबी शायरी नहीं कर सकते, आजकल उनका ज़माना है। उनको बहुत हम तारीफ़ करते हैं कि वो जेल भी जाते हैं, अब हमारी उम्र नहीं है कि अब हम जेल में जाएं। अच्छा किश्वर आपा, वक्त कम रह गया है और हमें आप लोगों से शायरी भी सुननी है, शायद कोई फरमाइश भी हो, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना है। आपकी शायरी की तो बात हुई, लेकिन आप एक रिसाले की मुदीर रही हैं माहिनो, उसके बारे में मुझे पूछना है। आपने एक इंडस्ट्रियल होम हवा के नाम से चलाया, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताएं। देखो, मेरा स्टाफ, मेरे हर दफ्तर का स्टाफ मेरे ख़िलाफ़ हो जाता था, इसलिए क्योंकि मैं 8 बजे पहुंच जाती थी दफ्तर। वो 10 बजे आ रहे हैं, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है। और ज़ियाउल हक के ज़माने में तो ज़्यादातर लोग आके कहते थे, और जुमे की नमाज़ पढ़नी थी, वो छींट पड़ गई तो मैं शलवार बदलने के लिए गया था, तो इसलिए करके। तो ज़ियाउल हक के ज़माने में ऑर्डर हुए थे कि आप हर बंदा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो नमाज की इमाम पढ़ेगा। मैंने दफ्तर वालों का, पुत्र जी होना अपनी फ़िक्र करो, मेरी इमामत पे तुमने नमाज़ पढ़नी है। वो सब के सब हाथ जोड़ के यानी कि माफ़ कर ना करें, नहीं कहा वो हुक्म आया है सरकार का, मैं क्या करूं। तो ये था, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ। लेकिन टीवी में और रेडियो में और बाकी जगहों पर जितने लोग थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उन्होंने अपने घरों में, अपने दफ्तरों में मुसल्ले रखे और अपने चपरासियों को कहा कि ये जब 1 बज जाया करे तो उन्हें बताया करो कि सर नमाज पढ़ रहे हैं। दोगलेपन की इंतहा ये थी। दूसरी इंतहा ये थी उस ज़माने की कि कहा गया कि बिस्मिल्लाह लिखा गया, बिस्मिल्लाह लिखी जाएगी, हर पैड पे बिस्मिल्लाह लिखी होगी, हर सफ़े पे। और जब हर सफ़े पे बिस्मिल्लाह लिखी गई तो उसके बाद वो रिश्वतें जो चली उसी बिस्मिल्लाह के रिवज़, तो फिर से उन्होंने कहा कि ये बिस्मिल्लाह मत रखो मस्जिद को। जिस तरह अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ की बहस चली, इस तरह बिस्मिल्लाह की भी बहस चली थी। तो ये सीरियल मेरी ज़िंदगी ने तो नशीब फराज इतने हैं, इसीलिए तो मेरी बार बार बुरी औरत की कथा भी आई और सब चीज़ें आई, इसीलिए आई क्योंकि ज़िंदगी में माहिनो जो था वो ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मुझे इम्तहान लेने के लिए मेरा कहा गया कि माहिनो को आप दोबारा ज़िंदा करें। मैंने सारे अदीबों को सुबह सुबह मेरा 1.5 घंटा गुजरता था अदीबों के नाम ख़त लिखते हुए, और बहुत से अदीबों ने अपनी फ्रेम के नीचे रखे हुए थे किशोर नाहिद का ख़त आया है। तो वो उस ज़माने में ये हाल हुआ था कि लोग 5 रुपये का रिक्शा लेके आके 2 रुपये का रिसाला ख़रीदते नहीं थे, लेने के लिए आए थे, मुझे मुफ्त मिलना चाहिए। और इतना चला था कि मैंने 40 साला नंबर निकाला माहिनो का, तो वो 2200 सफ़े का 2 जिल्द में रिसाला था और उसके पैसे नहीं थे। वो सिर्फ उसके लिए जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो बिल में लेके गई, जो कि सेक्रेटरी ने मुझे कहा तुमने खुद निकाला है ये 40 साला नंबर, तुम खुद इसके बिल लेके आओ। तो सेक्रेटरी फाइनेंस से कहा who can refuse for such a lovely book, and he sanctioned this amount of money that was required only about 18,000. तो ये भी है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी हर नौकरी में, हर जगह पे। मैंने कराची में जब PNCA में थी तो डांस फेस्टिवल किया, 5 ख़वातीन और 1 मर्द था। और उन लोगों को, कराची वाले जो थे उनको तो आदत थी 12 बजे आने की दावतों में, तो मैंने इनको कहा कराची वालों को मेरे साथ घड़ी मिला ले, 8 बजे शुरू होता है फंक्शन, 8 बजे के बाद जो आएगा दरवाज़ा नहीं खुला मिलेगा। एंड बिलीव यू मी, चाहे मिनिस्टर थे चाहे सेक्रेटरी थे, सब के सब 8 बजे से पहले आ जाते थे। और 8 बजे मेरे यहाँ डिसिप्लिन यही था। शेख रशीद उस पर इसीलिए नाराज़ थे कि वो वक्त पे नहीं आते, तो मैंने जलसा शुरू कर दिया। तू अपने आप को की समझनी है, मैं कह जी मैं डायरेक्टर हाँ, तुसी की हो मिनिस्टर होना, बस
इसलिए ये इन लोगों से लड़ाई हो जाती थी। लेकिन ये कि वो रिसाला मेरे बाद कहाँ है, मेरे से पहले कहाँ था। जब वक़ार अज़ीम साहब, अस्करी साहब वगैरह थे, उस ज़माने में वो ज़िंदा था। उसके बाद उसकी जिस तरह पाकिस्तान की वालियात की खुदा ना करे मौत होती जा रही है, यही हाल उसका हुआ, पूरे अदब का यही हुआ। और अब तो हम जैसे ज़रा आपा ने कहा कि हम तो उन लोगों का तलफ़्फ़ुज़ ही सुनते रह के हंसते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या बात हो रही है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। तो ज़हरा खाला, इतनी यादें, इतने लोगों की बातें, हम वैसे भी आपके साथ मिल बैठते हैं तो इतनी बातें सुनते हैं। आपने अपनी वालिदा पाशी पर एक बहुत खूबसूरत मज़मून लिखा, तो आपसे एक तो मुझे ये पूछना है कि आपने मेमोइर्स क्यों नहीं लिख रही, या लिख रही हैं तो उसके असल बारे में में बताएं। और बात फिर ये है इसी के साथ जोड़ के मुझे आपकी एक नज़्म बहुत पसंद है, विरसा, अगर वो आप विरसा। वो असल में मेमोइर्स यूँ नहीं लिख रही मैं कि अपने यादें सब मैं भूल गई। वाकई अब याद ही नहीं आती हैं, कभी याद आती हैं कभी नहीं आती हैं। देखिए कोशिश करूँगी, लेकिन पूरी की फरमाइश तो बरसों से जारी है। सवाल ये है कि मुड़कर पीछे देख रही हूँ, क्या क्या कुछ वर्षे में मिला था और क्या कुछ मैं छोड़ रही हूँ। मेरा घर तूफ़ान ज़दा था, मेरे बुज़ुर्गों ने देखा था वो इफ़रीते वक्त कि जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। फिर भी क्या कुछ मुझको मिला था। आँखों में गैरत की चमक थी, चेहरे पर मेहनत की दमक थी। हाथ में हाथ धरे थे कैसे, खाली हाथ भरे थे कैसे। ये सब कुछ उस घर से मिला था, वो घर जो एक खाली घर था। मैंने एक भरे कुनबे में, अपने हंसते बसते घर में खौफ का विरसा छोड़ दिया है। लहजों में लफ्ज़ों की बचत है, खौफ का विरसा छोड़ दिया है। वाह। अपनी खुशियाँ, अपने आंगन, अपने खिलौने, अपने दामन, मुड़कर पीछे देख रही हूँ, क्या क्या कुछ वर्षे में मिला था और क्या कुछ मैं छोड़ रही हूँ। वाह वाह। एक 3 मिसरों की एक छोटी सी नज़्म। जाती हुई धूप ने कहा था, जाती हुई धूप ने कहा था, कल आऊँगी इंतज़ार करना, कल आऊँगी इंतज़ार करना। बरसों से मैं इंतज़ार में हूँ, बरसों से मैं इंतज़ार में हूँ। लेकिन ये मुलायमत इनके लहजे की, इनके माशरे और इनके ज़माने माइक मुलायमत कर रहे हैं आपस में, इनके लहजे की, इनके ज़माने की, इनके हालात की, इन सारी चीज़ों की माइक ऑन नहीं है आपका। किशोर, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन नहीं। मेरे ज़माने में ये सब उलट चुका था। और मेरे ज़माने में जेल था, हथकड़ियाँ थी, कोड़े लग रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जा रहे थे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो तजादात आए, शुक्र है ये यहाँ नहीं थी, इन्होंने नहीं देखे वो तजादात, हमने देखे हैं। कुछ आके जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई है तो इफ्तिखार जैसे लोगों ने, इफ्तिखार और परवीन शाकिर, ज़हरा आपा, इन लोगों ने नज़में लिखी जो मैंने एहतसाब का पर्चा निकाला था उसमें शामिल हुई। और उसके बाद एक पर्चा और निकाला था जिसको भुट्टो साहब ने कहा था कि मेरे ज़माने में जो कुछ लिखा जा रहा है वो तुम लोग इकट्ठा कर दो। तो मैंने वो इकट्ठा किया था, लेकिन जब वो इकट्ठा करने के बाद अगले दिन जब आया तो उससे पहले रात को 2 बजे उनको फांसी दी जा चुकी थी। और सुबह 4 बजे मुझे A.T. चौधरी एडिटर थे अखबार के, उनका इस्लामाबाद से सिर्फ इतना फ़ोन था। मैंने कहा हो गया, उन्होंने कहा हाँ हो गया, रात 2 बजे बस।
उसके खत्म। बाद फ़ोन बंद। ईश्वर आपा, ये हमारी ज़िंदगी थी। तो हमारी ज़िंदगी जो अब तक मुसीबत और अज़ाब में है, और आइंदा भी अज़ाब ही नज़र आ रहे हैं। किशोर आपा, आपने नज़्म लिखी थी भुट्टो साहब की फांसी पर, वो सुना दें। और फ़लस्तीन पर आपने नहीं, हाल ही में लिखी। भुट्टो साहब की फांसी पे नहीं थी, वो नज़्म थी कानूनी शहादत पे। हम लोगों ने जुलूस निकाला था। मेरा फ़ोन ऑन है, मेरा ये ऑन है कि नहीं? बंद है क्यों? ऑन है। अच्छा, वो ये था कि कानूनी शहादत जो था वो ये था कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर होगी। ये उन्होंने कहा, कुरान में लिखा है, तो ये हमने यही करेंगे। हमने कहा था नहीं, मर्द हमारे औरतों मर्दों दोनों की गवाही एक साथ होती है। तो हम लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। हमारे साथ एक बंदा था, हबीब जालिब। हाँ, अब देर में बेयारो मददगार नहीं हम, पहले की तरह बेकसुनादार नहीं हम। उसने गज़ल लिखी जो उसने उसी दिन लिखी थी, और उसको बुखार हुआ था। जब उसे ये नज़्म पढ़ी है तो उसके बाद जुलूस शोर मच गया, और आगे बढ़ी औरतें। तो उसके बाद का हिस्सा मुझे नहीं याद, क्योंकि आधी औरतें जेल में थीं और आधी औरतें जो थीं अस्पताल में थीं। किसी की जूती वहाँ थी, किसी का दुपट्टा वहाँ था, किसी का कुछ था। इस तरीके से हमारे इस जुलूस को बर्बाद किया गया। अगले दिन सुबह अखबार आता है तो उसमें इतनी सी खबर है, औरतों के जुलूस पर तशद्दुद। बस इतनी बड़ी खबर है, जो औरतें इस जुलूस में शामिल थीं उन सब के निकाह फिस्क हो गए। तो हमने कहा, अपने शौहरों को कहा कि भाई तुम तो आज़ाद हो गए, क्योंकि वो निकाह ख़त्म हो गए। और उसके बाद फिर उसी दिन एतजाज़ और आसमा ने कहा कि हम जलसा करते हैं यहाँ बार रूम में, और तुम बैठो नज़्म लिखो। तो फिर वो नज़्म हुई थी। हाँ, एक नज़्म दो मिसरा सुना देते। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बस, थैंक यू। वो नज़्म लंबी है। फ़लस्तीन वाली आप कह रही इसमें थी। शक नहीं कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी उसका असर हाँ, लोगों के ऊपर जिस तरह से हुआ, उस वक्त तो कुछ समझ ही में नहीं आया, लेकिन बाद में लोगों ने हमारे तो उसके ऊपर सामने हो बहुत रहा था। लिखा। मैंने भी 2-4 मिसरे लिखे, वो आपके सामने पेश कर देती हूँ। वो जब बुलंद मर्तबों की सीढ़ियों पे चढ़ गया, वो जब बुलंद मर्तबों की सीढ़ियों पे चढ़ गया, तो उसने देखा उसके इर्द गिर्द एक हुजूम था, और हुजूम के लबों पे उसकी जिंदगी का गीत था। वाह, जिए भुट्टो नारा था। हुजूम के लबों पे उसकी ज़िंदगी का गीत था। वो डर गया, अगर यही हुजूम उसको आगे बढ़ के रौंद दे, अगर ये अजदहाम उसे बुलंदियों से फेंक दे, ये सोच कर लरज़ गया। उसे सलामती जिस्म जाँ की फ़िक्र हो गई। लुटी हुई सिपाह फिर से मोतबर हुई कि वो खुद अपने मुल्क ही में अपने मोर्चे संभाल ले। जो आँख उठे उस आँख को निकाल दे, जो सर उठे उसे सिना की नोक पर उछाल दे। वाह। पिटे हुए मुसाहिबीन वक्त फिर संभल गए। ये हुक्म था बजुस कसीदा कोई गुफ्तगू न हो, हमारे पूरे शहर में सिवाय एक शख्स के किसी की आबरू न हो। वाह, फिर एक रात यूं हुआ, मुहाफिजों ने फासले की रस्सियां गले से उसके बांध दी। फिर एक रात यूं हुआ, मुहाफिजों ने फासले की रस्सियां गले से उसके बांध दी। हिफाजतों के पुल की दार पर उसे चढ़ा दिया। वाह। ये वही जहरापा, ये वही शख्स था कि जब दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसको फांसी के फंदे पे ले जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, मैं शेव कर लूँ, मैं एक मौलवी की तरह नहीं मरना चाहता। ये वो शख्स है। और उसको स्ट्रेचर पर लेके गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने कदमों पे चल के जाऊँगा। और इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके हाथ की अंगूठी जो थी वो नीचे गिर गई थी। तो ये सब ज़माने हमने देखे। हमने देखा, बहुत कुछ देखा। जितना हम लोगों ने 75 साल में देख लिया, मैं समझती हूँ लोग 500 बरस में भी नहीं देख सकते। और अब दुआ यही है कि मज़ीद हम कोई अच्छा वक्त देख लें, लेकिन उम्मीद कम दिखाई देती है। लेकिन दुआ के लिए कोई पाबंदी तो है नहीं, हाथ उठाना पड़ते हैं, किसी की सिफारिश भी नहीं करना पड़ती।
डायरेक्ट मामला है अल्लाह से। अगर आप उस पर यकीन रखते हैं तो दुआ कायम है। भला से हमने न देखा तो और देखेंगे, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़हरा, अल्लाह, बहुत शुक्रिया किश्वर आपा, आप सबके यहाँ होने का बहुत बहुत शुक्रिया।